नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 63 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनाव लड़ेंगे। केरल के लिए भी भाजपा ने 112 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। मेट्रोमैन ई श्रीधरन पालक्काड से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा ने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जनसभाएं की। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा करने में असफल रहने के लिए विवेक सहाय को सुरक्षा निदेशक के पद से हटाने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनजातीय और दलित समुदाय के लोगों का विकास करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री के संवाद के शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। भारत रिकॉर्ड समय में 3 करोड़ कोविड के टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंचा। केंद्र ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा की। क्रिकेट में अहमदाबाद में दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला इंग्लैंड से जारी और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने लखनऊ में चौथे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला में 3-1 की निर्णायक बढ़त बनाई। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और सांसद लॉकेट चटर्जी तथा स्वप्नदास गुप्ता के नाम भाजपा उम्मीदवारों की सूची में शामिल किए गए हैं। श्री सुप्रियो टॉलीगंज से और लॉकेट चटर्जी चुनचुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि स्वप्नदास गुप्ता तारकेश्वर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने 63 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज शाम नई दिल्ली में ये घोषणा की। पहले 2 फेज की हमने पहले से अनाउंसमेंट कर दी है सारी सीटों का। अब जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज में 31 सीटें हैं। आज हम 27 सीटों को 27 सीट को प्रत्याशियों के लिए घोषणा यहां से कर रहे हैं, जिसका केंद्रीय चुनाव समिति में ने उसका अनुमोदन किया है। उसी के साथ साथ चौथा फेज जो है में 44 सीटें हैं। 44 सीटें में 36 सीटें 36 सीट की घोषणा आज पश्चिम बंगाल के यहां से कर रहे हैं। केरल में भाजपा ने 112 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने राज्य में 115 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 25 सीटें अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए रखी हैं। अरुण सिंह ने कहा कि पूर्व केरल प्रदेश अध्यक्ष के राजशेखरन नेमोम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन को 2 निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस कंजिरापल्ली से उम्मीदवार होंगे। मेट्रोमैन के नाम से प्रसिद्ध ई श्रीधरन पालक्काड से चुनाव लड़ेंगे। Many senior leaders are contesting from BJP symbol in the Kerala. A large number of senior leaders, they are joining from LDF and UDF to the Bharatiya Janata Party. Lot of celebrities and professionals in Kerala, they have also joined the Bharatiya Janata Party. Our state president, Sri K. Surendran, will be contesting from 2 assembly constituencies. One, Manjeswaram in Kasaragod district, and second is Konni, that is Pathamdita. Metroman, whose name is well known to every Indian, Dr. E. Sridharan, will be contesting from Palakkad. भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर एल मुरुगन धारापुरम से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता एच राजा कारेक्कुडी विधानसभा सीट से अपना भाग्य आजमाएंगे। श्री अरुण सिंह ने बताया कि अभिनय जगत से राजनीति में आई खुशबू सुंदर
तमिलनाडु में 1000 लाइट्स से चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए भी 17 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। असम के मंत्री चंद्रमोहन पटवारी अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र धरमपुर से चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु में प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने के बाद विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा ने आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसके अनुसार 5 निर्वाचन क्षेत्रों में उसका कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है। अभिनेत्री खुशबू, एच राजा, एल मुरुगन, वनेथी श्रीनिवासन और नयनार नागेंद्रन के नाम आज जारी सूचियों में शामिल थे। इस बीच विजयकांत की डीएमके पार्टी को टीटीवी दिनाकरण की एएमएमके पार्टी ने 60 सीटें दी हैं। इसके पहले दोनों पार्टियों ने चुनावी समझौते को अंतिम रूप दिया। तमिलनाडु में कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस बार कांग्रेस 5 विधानसभा सीटों और कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में है। असम गण परिषद ने 13 सीटों के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। वरिष्ठ नेता और मंत्री फणी भूषण चौधरी बोगाईगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। गायिका कल्पना पटोवरी सरुखेत्री से, जबकि विधायक रामेंद्र नारायण कलिता पश्चिमी गुवाहाटी सीट से चुनाव लड़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में डीएमके पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पार्टी ने 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने चेन्नई में विधायकों की सूची जारी कर दी है। विधायक आर शिवा अपने निर्वाचन क्षेत्र उर्लियनपेट की जगह विल्लियनूर से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मंत्री एसपी शिवकुमार राजभवन से और एएम नजीम कराईकल दक्षिण से चुनाव मैदान में उतरेंगे। बागुर के लिए उम्मीदवार की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कांग्रेस 15 सीटों पर और द्रमुक 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक एक सीट दी गई है। 2016 के चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 में जीत हासिल की थी और डीएमके ने 9 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और 2 सीटें जीती थी। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं। असम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो राज्य में बाढ़ की समस्या हल कर दी जाएगी। आज मार्गरीटा में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि एनडीए सरकार 5 वर्षों के भीतर राज्य की बाढ़ की समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने लोगों से राज्य में निरंतर विकास प्रक्रिया के लिए भाजपा का समर्थन करने की अपील की। श्री शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने असम में शांति स्थापित की है। 5 साल पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष था। असम के सामने आए थे, हम मोदी जी के नेतृत्व में आए थे और हमने कहा था एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, असम के अंदर से आंदोलन और आतंकवाद दोनों को हम समाप्त कर दें। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 5 साल के बाद असम में न आंदोलन है, न आतंकवाद है, शांति के साथ विकास ही विकास चल रहा है। गोहपुर में एक चुनाव रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के विकास कार्यों से आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिब्रूगढ़ में तथा कांग्रेस के महासचिव और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह अलवर ने गुवाहाटी में असम की भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार असम के लोगों के लिए जटी, माटी और भेटी समुदायों की रक्षा करने में विफल रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने में भी नाकाम रही है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार बाढ़ और भूक्षरण जैसी समस्याओं को भी हल नहीं कर सकी। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में एक जनसभा में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर बंगाल के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। इससे पहले स्मृति ईरानी ने पुरुलिया में एक जनसभा की। वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी आज सुबह से कोलकाता शहर और जिले के विभिन्न भागों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हुईं। पिछले सप्ताह बुधवार को नंदीग्राम में घायल होने के बाद वे पहली बार चुनाव प्रचार में उतरी हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में पार्टी के नेतृत्व में असम में विकास होता रहेगा। राज्य के बिस्वनाथ जिले में एक चुनावी रैली में श्री सिंह ने कहा कि सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने राज्य में ऐसे अनेक विकास कार्य किए हैं जो कांग्रेस सरकार 15 वर्षों के दौरान नहीं कर पाई। श्री सिंह ने लचित बोरफुकन सहित असम के महान सपूतों को भी याद किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के हित में अनेक फैसले लिए हैं। निर्वाचन आयोग ने विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल के सुरक्षा निदेशक के पद से हटाकर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को नंदीग्राम की घटना पर राज्य के मुख्य सचिव, विशेष सामान्य प्रेक्षक अजय नायक और विशेष पुलिस प्रेक्षक विवेक दुबे की रिपोर्टों पर चर्चा के लिए आज निर्वाचन आयोग की बैठक हुई। इसमें कहा गया है कि Z+ सुरक्षा प्राप्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अपने मुख्य सचिव अपने मुख्य दायित्व निभाने में असफल रहने के लिए सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय के खिलाफ 1 सप्ताह के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए। आयोग ने कहा है कि Z+ सुरक्षा वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में विफलता की घटनाओं को रोकने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की एक समिति 3 दिन के भीतर सुरक्षा निदेशक के मातहत अन्य पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी भी तय करेगी। आयोग ने कहा है कि मुख्य सचिव ये सुनिश्चित करेंगे कि नंदीग्राम घटना की जांच अगले 15 दिन में पूरी हो जाए और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। आयोग ने इस संबंध में इस महीने की 31 तारीख तक रिपोर्ट भेजने को भी कहा है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि आईएएस अधिकारी स्मिता पांडे को तत्काल पूर्व मेदिनीपुर का जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया जाए। वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव से इतर किसी पद पर स्थानांतरित किया जाएगा। आयोग ने पूर्व मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश को भी तत्काल निलंबित करने और सुरक्षा में भारी विफलता के लिए उनके खिलाफ आरोप तय करने को कहा है। आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार यादव को तत्काल पूर्व मेदिनीपुर का पुलिस अधीक्षक तैनात किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने पंजाब के पूर्व खुफिया महानिदेशक अनिल कुमार शर्मा को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किया है। जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, वहां के मुख्य चुनाव अधिकारियों को विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारकों की उनकी सुरक्षा श्रेणी और स्थानीय खतरे के आकलन के आधार पर अलग से निर्देश जारी करने का भी फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी के 2 जिलों और कृष्णा गुंटूर जिलों में शिक्षक कोटे के तहत विधान परिषद की 2 सीटों के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान में शाम के 4 बजे तक गोदावरी में 91.91% और कृष्णा गुंटूर में 93.01% मतदान दर्ज किया गया। बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज अपने समर्थकों के साथ सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। श्री कुशवाहा ने अपनी 8 वर्ष पुरानी पार्टी आरएलएसपी का जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपने देश की तरक्की को आप कैसे आंकते हैं?
कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क हाईवेज का जबरदस्त नेटवर्क देखो। अभी इंडिया में 40 किलोमीटर हाईवेज प्रतिदिन निर्माण होता है। वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, शानदार स्कूल और अस्पताल, ये है प्रोग्रेस। फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, बैंक अकाउंट में सब्सिडी का डायरेक्ट ट्रांसफर, गांव बदल रहा है। आप देखो तो सारा कामकाज ऑनलाइन पेपरलेस हो रहा है। अभी तो पटरी पर सामान बेचने वाले तक डिजिटल हो गए। तरक्की तो दिखती है ना। हमारी सेनाओं के पास वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। और आप जानते हैं यह तरक्की है आपके योगदान से। जी, यानी आपका अग्रिम आयकर। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त 15 मार्च तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान दें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 63 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनाव लड़ेंगे। केरल के लिए भी भाजपा ने 112 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। मेट्रोमैन ई श्रीधरन पालक्काड से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा ने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जनसभाएं की। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा करने में असफल रहने के लिए विवेक सहाय को सुरक्षा निदेशक के पद से हटाने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनजातीय और दलित समुदाय के लोगों का विकास करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री के संवाद के शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। भारत रिकॉर्ड समय में 3 करोड़ कोविड के टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंचा। केंद्र ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की। क्रिकेट में अहमदाबाद में दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला इंग्लैंड से जारी और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने लखनऊ में चौथे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला में 3-1 की निर्णायक बढ़त बनाई। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनजातीय और दलित समुदाय के लोगों के विकास के बिना देश का विकास कभी पूरा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम के अवसर पर बोल रहे थे। यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश का विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका विकास, क्योंकि इनके विकास के आधार पर ही सही मायने में जो नगरीय विकास है उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ और एक दूसरे का हम दूसरे को पूरक कह सकते हैं। इन सब का विकास, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, वनवासी समाज हो, इन सब का विकास साथ साथ जरूरी है। समावेशी विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जिस तरह भगवान राम ने वनवासी समुदाय की मदद से विजय प्राप्त की थी, उसी तरह आज देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए जनजातीय समुदाय को साथ लेकर चलना होगा। उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति ने सोनभद्र जिले के बभनी विकासखंड में छपकी क्षेत्र का दौरा किया। यहां उन्होंने वनवासी समागम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। आज दोपहर बाद राष्ट्रपति कोविंद मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शनों के लिए गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
चपकी पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति के स्वागत में 100 से अधिक आदिवासी समुदाय के कलाकारों ने हेलीपैड से लेकर स्टेज तक पारंपरिक कर्मा और शैली नृत्य पेश किया। हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इस वनवासी समागम में इकट्ठा हुए, जिसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। इस आश्रम के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बरसों पुराना नाता है। राज्यसभा सदस्य रहने के दौरान राष्ट्रपति ने आश्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने लगभग 20 साल पहले आश्रम के भवन की आधारशिला भी रखी थी। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आश्रम के 2 छात्रावासों वरुणोदय और अरुणोदय के साथ ही एक शबरी भोजनालय का लोकार्पण किया। इस भोजनालय में एक समय में 250 से अधिक छात्र भोजन कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदिवासियों के साथ संवाद किया और यहाँ छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बैगा आदिवासी समुदाय के 11 प्रतिनिधियों के साथ प्रकृति पूजन और हवन भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चपकी, सोनभद्र। प्रधानमंत्री के साथ संवाद के शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम का ये 4था संस्करण है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रूबरू होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र, अध्यापक या अभिभावक MyGov इनोवेट प्लेटफॉर्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं। ये प्रतिस्पर्धा कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुली है। प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। प्रत्येक विजेता को प्रधानमंत्री के साथ लिए गए उसके फोटोग्राफ पर भी श्री मोदी के हस्ताक्षर वाला एक प्रतीक चिन्ह डिजिटल रूप से दिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों और अभिभावकों को इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। आज का दिन लास्ट डे है जबकि हमको परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को जानते हैं कि चिंता क्या होती है। इस रूप में जब वो हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को और जब पेरेंट्स को ये बताएंगे कि परीक्षा किस तरीके से दी जाए, परीक्षा में चिंता को किस तरीके से दूर भगाया जाए, तो इससे अच्छा और उत्तम कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है अधिक से अधिक इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। पूरी दुनिया में एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है और जब भी इस कार्यक्रम का आयोजन हो तो इसके भागीदार बने। मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचारों, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत रिकॉर्ड समय में कोविड-19 वैक्सीन के 3 करोड़ टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंच गया है। कल 15,19,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 2 करोड़ 97 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कम समय में ये उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में से भारत एक है।
इस वर्ष 16 जनवरी से देश में स्वास्थ्य कर्मियों और 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मात्र 13 दिनों में 78 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से ऊपर गंभीर बीमारियों से पीड़ित करीब 13,86,000 लोगों ने कोविड-19 का पहला टीका लगवाया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.75% है। अब तक 1,09,89,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 158 लोगों की मृत्यु हुई है और इस महामारी से अब तक कुल 1,58,604 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के देशों को टीकों की आपूर्ति करने वाले भारत ने अब तक करीब 71 देशों को स्वदेश में बनी कोविड-19 टीकों की 5,86,00,000 से अधिक खुराक उपलब्ध कराई हैं। इनमें से 81 लाख खुराक अनुदान सहायता के रूप में 37 देशों को मुफ्त उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि 1,65,00,000 खुराक 31 देशों को कोवैक्स सुविधा के माध्यम से भेजी गई हैं। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशल्स, बहरीन, ओमान और अफगानिस्तान सहित कुछ अन्य देशों को अनुदान सहायता के रूप में मेड इन इंडिया कोविड टीके सबसे पहले उपलब्ध कराए गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में जारी कोविड टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में जनता से सहयोग की अपील की है। आज एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे राज्य में संक्रमण की दर 0 पर लाने का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये परमिट जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी किए जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। अहमदाबाद में 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। भारत के साथ 5 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने निर्णायक 3-1 की बढ़त बना ली। ब्यौरा खेल डेस्क से। लखनऊ में चौथे एक दिवसीय महिला क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 266 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 48 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट पर 269 रन बनाकर मैच जीत लिया। कप्तान मिताली राज ने इस मैच में एक नया रिकॉर्ड बनाया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 26 रन पूरा करते ही वो वनडे में 7,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इस बीच घरेलू क्रिकेट मैच में मुंबई की टीम ने चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। आज हुए फाइनल में उसने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हराया। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 63 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनाव लड़ेंगे। केरल के लिए भी भाजपा ने 112 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। मेट्रोमैन ई श्रीधरन पालक्काड से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा ने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जनसभाएं की। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा करने में असफल रहने के लिए विवेक सहाय को सुरक्षा निदेशक के पद से हटाने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनजातीय और दलित समुदाय के लोगों का विकास करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री के संवाद के शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। भारत रिकॉर्ड समय में 3 करोड़ कोविड के टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंचा। केंद्र ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा की।
क्रिकेट में अहमदाबाद में दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला इंग्लैंड से जारी और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने लखनऊ में चौथे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला में 3-1 की निर्णायक बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।